बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अनातिक राफिक जैनी वाला है और मैंने हाई स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो आपको जैसे पता है हम रोज नए इंटरव्यू नए सेशन के साथ आते हैं, तो आज भी हम नए इंटरव्यू के साथ आए हैं और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है मोहम्मद यासीन। तो हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले यासीन भाई, आपने अपना तारुफ अपना करवा दें सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को, ताकि मेरे व्यूवर्स आपको जान सके। वालेकुम सलाम अयान, बहुत शुक्रिया। रेहान अल्लाह वाला स्कूल से। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं हाफिज़ाबाद पंजाब से हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं फॉरेक्स पे वर्क करता हूँ, ट्रेडर हूँ। लेकिन अजोला और डकवीट पे मैं पिछले तकरीबन 6 साल से काम कर रहा हूँ। फार्मर को मैं गाइड करता हूँ, उनको मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ और फार्मिंग में कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी जो फीड की कास्ट है उसको कम से कम करना है। इस हवाले से मैं फार्मर को बड़े अच्छे अंदाज में गाइड कर रहा हूँ और उनको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके नाइस। तो ये आपने अपना अजूला और डक वीट फार्मिंग जो है उसका सफर कैसे स्टार्ट किया? अजोला और डकव्हीट फार्मिंग ऐसे ही 2020 में मैंने पोल्ट्री फार्म का आगाज़ किया था। और फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ इस तरह की चीज़ें नेट पे ढूंढ रहा था कि जो सस्ते से सस्ती हो। मुर्गी को फीड जो है वो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो इसी तरह सर्च करते हुए दुबई से मुझे अजोला और डकवीट की फार्मिंग के बारे में पता चला और मैंने इस पे रिसर्च की और इसको देखा। और ऐसे ही रिसर्च करते करते हमें दरिया के किसी इलाके से मिल गई अजोला का जो मदर प्लांट है या एक पनीरी है या उसका स्टार्टिंग मदर प्लांट है। तो ऐसे मैंने इसका आगाज़ किया अपने इलाके में। फिर इसको बढ़ाते गए अभी हमारे पास इसकी बहुत बड़ी एकड़ में फार्मिंग है। और अभी हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सिखाते भी हैं और आगे फार्मर को इसका मदर प्लांट प्रोवाइड भी करते हैं। ओके नाइस। तो सर मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि क्या ये जो आपकी फील्ड है फार्मिंग, ये क्या सिर्फ काम है या फिर आपका पेशन भी है? शुरू में तो मैंने इसका आगाज किया था अपनी फीड की खपत को कम करने के लिए या फीड कास्ट को कम करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि इसमें बहुत सारा फायदा है। इसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत कम है और पोल्ट्री में हम इससे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फायदा ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको आगे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में लाना चाहिए, आगे लोगों को गाइड करना चाहिए, लोगों तक इसका कल्चर पहुंचाना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने इसको एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया पिछले 5-6 साल से। और अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हम इसको ऑर्डर इसके डेली बेस पे आगे डिलीवर कर रहे हैं। तो इसको बिजनेस के तौर पर और एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर हमने बिल्कुल इसको अच्छे अंदाज में यूज़ किया है। ओके नाइस सर। तो सर मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपके नज़दीक कि फार्मिंग की खास अहमियत क्या है? इसकी फार्मिंग की खास अहमियत ये है कि ये बिल्कुल लो कॉस्ट में प्रोड्यूस हो जाता है और इसकी प्रोडक्शन बहुत आसान है। कोई भी फार्मर छोटे लेवल का है, चाहे जिसने कोई घर में पोल्ट्री फार्म छोटा मोटा रखा हुआ है या फिर वो गांव में बड़े लेवल की फार्मिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल लो कॉस्ट में इसकी प्रोडक्शन कर सकता है। इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको जैसे फिश फार्म का पानी खड़ा होता है ऐसे पानी खड़ा करना होता है, ठीक है। और उसमें कुछ फर्टिलाइजर है वो डालनी फर्टिलाइजर डालनी होती है। तो आम बंदा भी जो बिल्कुल पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो इसका आगाज आसानी से कर सकता है। ओके। तो आपने 6 साल तक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की इस फील्ड में? 6-7 साल तक हम इसको साथ लेकर ऐसे चले कि पोल्ट्री फार्म पहले रहा। फिर जब हमने देखा कि मार्केट में इसका स्कोप है, लोग इसको सर्च करते हैं, इसका मदर प्लांट ढूंढते हैं, तो हमने कहा कि इसकी फार्मिंग करनी चाहिए। छोटे से फिर हमने एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, फिर हमने इसकी बहुत बड़ी फार्मिंग की। अभी हमारे बहुत सारे इसके अजोला के कह लें कि
स्ट्रक्चर हैं या फार्म हैं जहाँ पर हम इसकी फार्मिंग की हुई है। तो इस तरह से जब इसकी डिमांड थी तो पर हम, हाँ, फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, फिर हम इसको साला साल साथ लेकर चलते रहे। ड्यू टू डिमांड जो है ना, हमने इसको अपने साथ चलाए रखा भी था। ओके। तो सर ये सबसे पहले जो आपने जब शुरू किया ये फार्मिंग, तो सबसे ज्यादा मुश्किलात क्या सामना करना पड़ा? कौन सी मुश्किलात थी वो ऐसी इनका सामना करना पड़ा मुश्किलात था? में कोई इस तरह की टेक्निकली बड़े वाली मुश्किलात नहीं है। बस जब शदीद मौसम की शिद्दत आती है, जैसे कि मई जून के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वक़्त हम इसको सायादार जगह देते हैं या सायादार जगह में ग्रो करते हैं। जब पंजाब में सर्दी पड़ती है, जब कोहरा होता है, उस वक़्त हम सर्दी से इसको बचाते हैं और सायादार जगह या साया इसके ऊपर बनाते हैं। बाकी आम फसलों की तरह जैसे चावल, गंदम, मकई है, ऐसे ये भी एक फसल है, एक पौधा है, और साल का मैक्सिमम हिस्सा ग्रो करता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी आसानी से इसको अचीव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ओके। तो सर मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपकी जो सबसे पहली सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था वो कौन सा था, और इसी फील्ड में था या फिर किसी और फील्ड में था? जो एक्सपीरियंस था आपका सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल एक्सपीरियंस इस फील्ड में सेलिंग का, बिल्कुल दराज पे हमने सेलिंग की थी, फेसबुक पे सेलिंग की थी, यूट्यूब पे सेलिंग की थी। ठीक है, ऐसे ही हमने ऐड लगाया था देखने के लिए कि क्या बनता है, लोगों ने रब्ता किया, फिर हमने उनको प्रोडक्ट इसका प्रोवाइड किया। जैसे सर रेहान, आपके जो सर हैं, उन्होंने इसकी बहुत ज़बरदस्त पोस्टिंग की है अपने पेज पे। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया, हमने उनको इसका मदर प्लांट प्रोवाइड किया, उनके एड्रेस तक पहुँचाया। तो सर का भी बहुत शुक्रिया, सर ने प्रमोशन की है इसकी जहाँ तक हो सकता है। और पहली इनकम या पहला इसमें से जो हमने आउटपुट लिया था, बिल्कुल दराज से मुझे याद है। तो हमें ऑर्डर मिले थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, लेकिन पहला हमने वहाँ से सोशल मीडिया से ही इसका आउटपुट लिया था। ओके नाइस। तो सर आप जुला और डक बीट क्या होते हैं, और इसको सिंपल अल्फाज में समझाएंगे ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इसकी फार्मिंग की अगोरा डकवीट एक प्लांट है, पानी की सतह के ऊपर उगने वाला छोटा सा एक एक्वेटिक प्लांट है। जैसे मकई प्लांट है, जैसे ज्वार है, जैसे गंदम है, चावल है। ये पानी की सतह के ऊपर ग्रो करने वाला एक एक्वेटिक प्लांट है, और इसमें बाय नेचर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा प्रोटीन रखी हुई है। जैसे कि जोला में 25% प्रोटीन है, जैसे कि डकवीट में 35% प्रोटीन है, जैसे कि वुल्फिया में 40+ प्रोटीन है। तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, ये एलिमेंट इनमें पाए जाते हैं जो प्रोटीन के अलावा है। तो इनकी वजह से जानवरों की जो फीड है उसका ये कुछ ना कुछ नेमुल बदल होता है या मुतबादल होता है, कि आप जो है वो जानवर को अगर फीड डाल रहे हैं तो उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको हाफ करके या फिर उसको कह लें कि उसके साथ जोला डकवीट को मिला के जानवर की प्रोडक्शन में, दूध की प्रोडक्शन में या गोश्त की प्रोडक्शन में या एग्स की प्रोडक्शन में खातर खा इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्यू टू प्रोटीन या इसमें जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इसके जो अपने एलिमेंट हैं बाय नेचर इसमें पाए जाते हैं, उस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल लेवल में, और इस वजह से लोग इसको सर्च करते हैं और इसको ग्रो करना चाहते हैं। ओके नाइस। तो सर मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा, इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा आपकी बड़ी लर्निंग क्या हुई इस जर्नी में, कि सबसे बड़ी चीज आपने क्या सीखी इसमें? इस पूरी जर्नी में एक तो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, इसको सेल करने के हवाले से। ठीक है। और दूसरा हमने ये सीखा कि जो बी फार्मर है, चाहे फिश फार्मर है, चाहे पोल्ट्री फार्म है, चाहे कैटल फार्म है, गोट फार्म है, कोई भी फार्मर है लाइफ स्टॉक में जो भी आते हैं, तो वो थोड़ी सी कोशिश करके
इसको लर्न करके अपने पास ग्रो करके वो एक लाइफ टाइम या कह लें कि लॉन्ग टर्म के लिए एक फ्री की फीड अपने पास बना सकते हैं। इसका स्कोप है, इसके फायदे भी हैं। और मैंने खुद इसको बहुत यूज़ किया है, अभी भी ऑलरेडी पोल्ट्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ, छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि कोई भी इसको इजीली लर्न करके अपने पास सेटअप इसका तैयार कर सकता है। ओके। तो इसके सेटअप पे आई थिंक इसका सेटअप मतलब कि कहाँ तक होता है, कितनी जगह गिरता है, और कितने महीनों में ये पौधा ग्रो कर जाता है? इसका सेटअप छोटे से छोटा भी बना सकते हैं, एक टब की स्क्वायर फुट के, एक 1 स्क्वायर फुट 2 स्क्वायर फीट के एरिया में बना सकते हैं। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की है वो ये की है कि जो 50 स्क्वायर फीट का एरिया है, जैसे कि 5 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबाई का जो एरिया है वो 50 स्क्वायर फीट बनता है। तो इतने एरिया में इसकी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो पर डे प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है। और इसकी ग्रोथ पहले 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है, नई जगह में, नई पानी में जाके, नई आबो हवा में जाके। फिर आगे जाके ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त एवरेज पे आ जाती है। जैसा कि डकवीट जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन में, डकवीट जो है वो 2 दिन में, 3 दिन में डबल होती रहती है। और जोला 5 से 6 दिन में डबल होती रहती है। ठीक है, यानी कि आपने 10 किलो डाला है तो 5 6 दिन में, 1 हफ्ते के बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी, फिर हर 5 6 दिन बाद वो 20 किलो हो जाएगा। फिर आप जितना निकालेंगे वो जितना पीछे बचेगा उसका वो डबल होता रहेगा 5 6 दिन में। तो ये इसकी प्रोडक्शन रेट है, ग्रोथ रेट है। ओके। तो ये क्या ये पौधा हर जगह पे ग्रो कर जाता है, या फिर इसे कोई खास एटमॉस्फेयर टेम्परेचर चाहिए होता है? ये तकरीबन साल का सारा टाइम ही ग्रो करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत के मौसम है ना, जैसे बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी, बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी, तो उस वक्त तकरीबन सारे ही प्लांट डिस्टर्ब हुए होते हैं। कोई तो बिल्कुल खज़ां में चले जाते हैं, और कुछ जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसको छांव देते हैं, इसके ऊपर ग्रीन कपड़े का शेड बनाते हैं, और बाकी ये साल का सारा टाइम जो है ग्रो करता रहता है बिल्कुल। ओके। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि ये जो फार्मिंग है और ये पौधा है, एटमॉस्फेयर हमारी आबो हवा को क्या मतलब कि क्या तब्दीली लाता है, इसमें क्या पॉजिटिव चेंज लाता है हमारे ये एटमॉस्फेयर पौधा में? जो है, बिल्कुल ये पौधा जो है ये पानी की सतह के ऊपर अगर ये ग्रो किया हुआ है तो ये पानी का एक फिल्टर भी है। पानी को प्योरीफाई करता है, या कह लें कि पानी से अमोनिया केमिकल और डिटर्जेंट और कुछ भी केमिकल्स हैं जो कि पानी की जो असल खासियत है H2O को डिस्टर्ब किया हुआ है जिसने, उसके अलावा जो भी पानी में हैं एलिमेंट उनको ये अब्जॉर्ब करता है और पानी को एक फिल्टर भी करता है। कह लें कि ये एक नेचुरल फिल्टर भी है, कुदरती फिल्टर भी है। और क्योंकि हमने देखा है कि मछलियों के ऊपर जो ओजोला ग्रो किया हुआ है, तो उससे मछलियों को एक तो ऑक्सीजन की अच्छी फ्राहमी होती है, दूसरा जो मछलियों की वहाँ पर अमोनिया पैदा हो जाता है फिश फार्म के अंदर, तो उसको भी ये जज़ब करता है, पानी को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है, अपनी नेचुरल खासियत में लाता है। तो एटमॉस्फेयर में, आबो हवा में, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेवरेज का या बहुत ज़्यादा जोहड़ों का, हमारे शहरी एरिया में खासतौर पे बहुत ज़्यादा सीवरेज के गंदे पानी के जोड़ों के तालाब होते हैं, जो कि जहरीला पानी, बहुत ख़राब पानी होता है। उसमें अगर अजोला ग्रो की हुई है तो वहाँ से ये केमिकल को, डिटर्जेंट को, तेजाबियत को जज़ब करता है और पानी को फिल्टर करके एक उसकी नेचुरल खासियत में लाता है। तो एटमॉस्फेयर में पानी को फिल्टर करने के लिए एक नेचुरल कुदरती फिल्टर हम इसको कह सकते हैं बिल्कुल। ओके। तो जब आपने ये फार्मिंग स्टार्ट की थी तो आपने इसको प्रमोट करने के लिए मतलब कि अपनी सेल्स लाने के लिए कोई ऐसी वेबसाइट बनाई, या फिर सिर्फ आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस लगाते रहे तो उससे आई आपको सेल्स? सेल्स हम इसकी जनरेट ज़्यादा करते हैं यूट्यूब से, अपना फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल अज़ोला पाकिस्तान है।
और जोरा कल्टीवेशन इन पाकिस्तान फेसबुक पेज पे, और दराज पे, और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में। सोशल मीडिया का ही हमने मैक्सिमम यूज़ किया है। वैसे कुछ दोस्त पास भी आते हैं, बाय हैंड विजिट भी करते, ना विजिट तो नहीं, खैर वो फिजिकली लेकर जाते हैं जो करीब करीब होते हैं हमारे। तो वेबसाइट तो हमने क्रिएट नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया का हमने जो मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे हमने यूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल हम जनरेट करते हैं सोशल मीडिया से। डेली बेस पे करते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे ऑर्डर गए हैं, कल भी गए हैं, सुबह भी जाएंगे। तो ऑर्डर इसकी जो है ना, वो ऑर्डरों की कह लें बरसात रहती है हमारे पास दिन रात। ओके नाइस और माशाल्लाह। तो मेरा अगला सवाल ये होगा सर कि अगर कोई नया ये बिजनेस स्टार्ट करना मतलब कि ये फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हो बंदा, तो फिर आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि आप ये स्टार्ट करें या ना करें, और इसमें। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करूंगा जो सुन रहे हैं कि आप इसका छोटा सा पॉन्ड बनाएं, जैसे 5 फीट चौड़ा, 10 फीट या 20 फीट लंबा, और इसमें 1-2 किलो कल्चर डाल के इसकी ग्रोथ को सीखें, इसकी टेम्परेचर को और ग्रोथ रेट को, और इसकी छोटी छोटी जो भी आपके पानी और आपके आबो हवा और आपके इलाके में जो भी क्यूरीज इसकी छोटी छोटी होंगी, उसको देखें सीखें, ताकि कोई आपसे पूछ सके तो आप उसको गाइड कर सकें कि ये चीज़ें हैं सारी। ठीक है, इसमें जो फर्टिलाइजर डलती हैं वो सीखें, मट्टी सीखें, पानी सीखें, टेम्परेचर सीखें। तो बिल्कुल सीखें, ग्रो करें आगे सोशल मीडिया में, या फिर आपके जो गिरदनवा बहुत सारे फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है, उनको जाके विजिट करें, उनको जाके अपनी प्रोडक्ट मुतारफ करवाएं और उनको डेमो दें, उनको प्रोडक्ट दें। तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट वहां से निकल सकते हैं बिल्कुल। ओके नाइस। तो अगर कोई ये इसका पौधा खरीदना चाहे तो ये कहाँ से मिलता है? क्या आप लोगों से भी मिल जाएगा हमें पौधा, अगर हम खरीदना चाहे, जो भी देख जी रहे हो? इसका पौधा, हाँ जी जी, इसका पौधा कह लें या इसका मदर प्लांट कह लें या इसका स्टार्टिंग मदर प्लांट कल्चर कह लें, पनीरी कह लें, वो हमारे पास पूरा साल अवेलेबल होता है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे वाटर प्लांट हैं, तकरीबन 28 हो गए हैं हमने जो ग्रोथ की हुई है, या जिनको हम आगे अजोला डकवीट तो सारी फरिश्त हैं, ये तो सबके ऊपर हैं, लेकिन बहुत सारे वाटर प्लांट हैं जो पानी के नीचे ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, एक्वेरियम में यूज होते हैं, पानी को फिल्टर करने के लिए लोग मंगवाते हैं, यूनिवर्सिटीज में हम भेजते हैं। तो मदर प्लांट तो जी बिल्कुल इजीली इसके अभी अजोला डकवीट के अवेलेबल है, ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी हम करते हैं। और कोई भी इजीली किसी फेसबुक या यूट्यूब चैनल से हम एक्सेस करके तो हम उसको डिटेल प्रोवाइड कर दें। ओके। तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि इसमें जो है कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में चाहिए होती है हमें स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बिल्कुल। कईयों के पास तो ऑलरेडी कोई ना कोई पानी खड़ा होता है, जैसे फिश फार्म का, जैसे उनके कोई गाय भैंस का फार्म है तो उनके पानी पिलाने के लिए उन्होंने हाउस बनाए होते हैं, वो पानी होता है। जैसे कि कईयों की फसलों के साथ वैसे ही क्रेन ने खड्डे निकाले होते हैं, वहां पे नेचुरल बारिश का पानी खड़ा होता है। तो हम उसी पानी को यूज करने की तजवीज देते हैं कि ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी पानी आपके पास खड़ा है, सीवरेज का गंदा पानी ना हो, वैसे कोई भी बारिश का, तालाब का, नहर का पानी जो आपको अच्छा दिखे, गंदा या केमिकल वाला ना हो, तो आप उसमें इसकी ग्रोथ करें, वहां पर आप इसका मदर प्लांट डालें, और बस इजीली यही इन्वेस्टमेंट है, ना होने के बराबर है। अगर आप इसका पॉन्ड बनाते भी हैं तो मैक्सिमम 3,000, 5,000, 4,000 में अच्छा जबरदस्त पॉन्ड बन जाता है बड़े वाला। ओके नाइस। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा, क्या हम इस फार्मिंग को कमर्शियल लेवल पे ले जा सकते हैं? क्या हम इसको, क्वेश्चन कमर्श अगेन? कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल पे जी बिल्कुल जा सकते हैं। हम कमर्शियल लेवल पे गए हुए हैं, हमने इसकी एकर्स में फार्मिंग की हुई है, और कमर्शियल लेवल पर हमें जाना ही पड़ा, क्योंकि हम बहुत कई दफ़ा बड़े ऑर्डर भी पकड़ते हैं, टनों में मनों में, जो हम अ, बेचते हैं पोल्ट्री फार्म को और फिश फार्म को फीड के तौर पर। ठीक है, तो उसका रेट भी हमने बहुत मुनासिब सा रखा हुआ है, और अगर कोई कामयाब होता है इसकी ग्रोथ करने में और उसको
पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं तो वो कमर्शियल में जा सकता है। छोटे फार्म से बड़े फार्म में जाना कोई मुश्किल नहीं है, छोटे फार्म से दूसरा छोटा फार्म बनाना, तीसरा बनाना, चौथा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और उससे बड़ा फिर एकड़ में फार्मिंग करने की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक फार्म सिर्फ छोटे वाला, 5 सिर्फ 10 का या 5 सिर्फ 5 का, 50 स्क्वायर फीट का या 100 स्क्वायर फीट का, एक फार्म सिर्फ कामयाब कर ले अपने पास, उसकी सारी चीजें नोट कर ले, आगे फिर बढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, आगे कमर्शियल में जाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ओके नाइस। तो मेरा क्लासेस वाली होगा कि जोला और डक बीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अजोला और डकवीट है तो सेम प्लांट ही। सेम से मुराद ये है कि ग्रोथ पानी की सतह पर ही दोनों की होती है। और प्रोटीन ज्यादा वैसे डकवीट में है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा डकवीट का है। साइज जो है वो अजोला का बड़ा है, डकवीट का साइज थोड़ा सा छोटा है। अजोला कह लें कि बाहर की है, डकवीट हमारी मुकामी है, पाकिस्तान की है। ठीक है। और डकवीट जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, उसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है। और उसको उसका अजोला का स्कोप यहाँ पर बहुत ज्यादा इसलिए है कि वो बाहर की है, मुकामी नहीं है। और मैं सभी को कहता होता हूँ कि डकवीट हमारी मुकामी है, लेकिन मुकामी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारआमद नहीं है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है। आप उसको भी टेस्ट करें, उसको भी साथ ग्रो करें, उसको भी यूज करें। हम खुद उसको बहुत ज्यादा पोल्ट्री में यूज करते हैं, प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो बस अजोला डकमीट में एक मेन फर्क ये है कि अजोला जो है वो चावल की फसल में लोग डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, या चावल की फसल की ग्रोथ पहले से बहुत बेहतर होती है, या फिर चावल की फसल जब काट लेते हैं, जो अजोला पानी के ऊपर बच जाती है, वो अगली फसल के लिए एक बायो फर्टिलाइजर बन जाती है। अगली जमीन की जरखेजी बढ़ती है। या फिर अजोला को बंजर जमीनों में डालते हैं लोग, जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए। डकवीड को जमीन में नहीं डालते, वो सिर्फ जानवरों के लिए। ये कुछ डिफरेंस है इनमें। ओके नाइस। तो मेरा क्लासेस वाली होगा कि आपने सबसे ज़्यादा किन फार्मर्स के साथ आपने काम किए ज़्यादातर। ज्यादातर हमने जी पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म को ही ये प्रोवाइड किया है और भेजा है। वैसे दूसरे फार्मर भी मंगवाते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म फार्मर बहुत ज्यादा फायदा इसे हासिल करता है और कर सकता है। उसकी वजह यह है कि फिश फार्मर के पास तो ऑलरेडी पानी कोई ना कोई खड़ा होता है, उसी फार्म में या साइड पे किसी फार्म में वो उसमें डाल देता है। और पोल्ट्री फार्म जो है वो जो है ना, वो उसके पास जितनी भी ग्रोथ आ जाए, वो मुर्गियां जो है ना वो उसको संभाल जाती हैं, खा जाती हैं फीड के तौर पर। तो ये दोनों मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। बाकी दूसरे भी ग्रो करते हैं, यूज करते हैं बड़े तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में। ओके नाइस। तो मेरा क्लासेस वाली होगा कि आप फार्मर्स तक अपनी जो पौधा है उसकी नॉलेज कैसे पहुंचाते हैं ताकि वो आपसे परचेज करें ये पौधा। हमने जी इसका व्हाट्सएप के ऊपर डाटा बनाया हुआ है, पॉन्ड बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, और उसमें डालने का, उसमें फर्टिलाइजर डालने का, उसमें छाँव का, स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो और पिक्चर की शक्ल में थोड़ा सा डाटा बनाया हुआ है। जो बिल्कुल न्यू हजरात हैं उनको हम वॉइस भी कर देते हैं, और वो पिक्चर भी एक पूरा पैकेज है पिक्चर्स का, स्टेप बाय स्टेप वो भी शेयर कर देते हैं। और फिर वो देख कर समझ आ जाती है, आसान ही होता है कि ये स्टेप 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो उनको आगाही मिल जाती है। बाकी इसके फायदे क्या हैं, इसको यूज कैसे करना है, उस वाले से एक पीडीएफ चैट जीपीटी से बनाया हुआ है, तो वो बड़ा जबरदस्त हमें हेल्प करता है। तो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि पढ़कर भी उसके ऊपर से वो चीज़ें नोट कर लेते हैं और इसको फार्म में यूज कर लेते हैं। ओके। तो क्या आपने क्या इस फार्मिंग में कोई नया एक्सपेरिमेंट खुद किया है? कोई नया एक्सपेरिमेंट। इस फार्मिंग में नया एक्सपेरिमेंट, वैसे नए एक्सपेरिमेंट में हमने नए पौधे ऐड किए हुए हैं, जैसे कि पहले जोला डकवीट था, अभी वाटर लेटस है, वाटर हाइशन है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं। साइंटिफिक नाम तो उनके बड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन बहुत सारे वाटर प्लांट्स हैं। वो हमने तकरीबन 27 8 या 8 किए हुए हैं। और
जो हमें कहते हैं कि आपके पास वाटर प्लांट्स और कौन कौन से हैं, तो हम पूरी लिस्ट उन्हें सेंड करते हैं। तो वो एक्वेरियम्स में लगाने के लिए या वैसे पानी के नीचे वो लगाने के लिए लोग जो है ना वो इसको परचेज करते हैं, बिल्कुल। ओके। तो सबसे ज्यादा फेलियर किस वजह से होते हैं इस फार्मिंग में? क्या गलती करते हैं जो के फेल होते हैं, या फिर इस फील्ड में फेल होने का चांसेस है भी या नहीं? बिल्कुल, फील्ड में फेल होना का चांस है, किसी भी फील्ड में जितना फेल होने का चांस होता है इधर भी है। और हम जो कल्चर भेजते हैं, तो एक तो हम उनको बिल्कुल एक रिटर्न मैसेज सेंड करते हैं कि आपने जो कल्चर रिसीव कर लिया है, इसके हवाले से स्टार्ट में फार्मिंग के हवाले से आपने डेली हमसे अपडेट में रहना है। आप डेली पिक्चर शेयर कर सकते हैं ताकि कोई इशू हो तो हम सॉल्व करवा दें। तो लोग क्या करते हैं कि बहते हुए पानी पे लगा दिया, वो समझते हैं कि शायद ये बीज है या ग्रो कर जाएगा, वो पानी बहा के ले जाता है। या फिर पानी में गजाइयत बहुत कम थी, वाइट पानी पे लगा दिया तो वो थोड़ा बहुत ग्रो किया, डिस्टर्ब हो गया। या पानी में काउ डंक बहुत ज्यादा डाल दिया, या कोई ऐसी फर्टिलाइजर पड़ी हुई थी पास जो फसलों वाली थी, यूरिया थी या डीएपी थी, वो डाल दी तो फर्टिलाइजर ज्यादा होगी तो वो फौरन सड़ गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बाज का लोग कर देते हैं ना, पता ना होने की वजह से। बाकी जो कैलकुलेशन के मुताबिक सारी चीजें स्टार्ट में करते हैं, उनकी बढ़िया जबरदस्त ग्रोथ आती है। हम बहुत सारी ग्रोथ हमें वीडियोस रिसीव होती हैं बाद में कि ये इतना ग्रो कर गया और ये इतना ग्रो कर गया। ओके। तो आप अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाना चाहते हैं? मैं अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ऐसे ले जाना चाहूँगा कि मैं इसका जो पौंड है, जो इसकी फार्मिंग है, उसको प्रोफेशनल तरीके से गाइड करना चाहूँगा या बनाना चाहूँगा, या नेक्स्ट स्टेप उसको हाइड्रोपोनिक जैसे होता है या एक्वापोनिक जैसे होता है, ऐसे हम इसकी फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं। कि जो शहरों में छोटे फार्मर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो बड़े बड़े ट्रे लेकर 2 फुट बाई 2 फुट के, वो एक दूसरे के ऊपर तहों में लगाकर वो हाइड्रोपोनिक जैसे होते हैं। तो ऐसे वो खूबसूरत घरों में छोटी छोटे सेटअप एक कमरे में कॉर्नर पे लगा के कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल इसका यही होगा कि जिनके पास स्पेस नहीं है वो कम स्पेस में अच्छी फार्मिंग, वीआईपी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इसकी कैसे कर सकें। तो इस पे हम इंशाल्लाह करेंगे वर्क। ओके, नाइस। तो आपका फाइनल मैसेज क्या होगा अपनी यूथ फाइनल के में लिए? से यही होगा कि जो भी फार्मर हैं, किसी भी किस्म की फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है, गाय भैंस बकरियां हैं, रैबिट फार्म है, और पिजन फार्म, पिजन तो नहीं, वैसे लाइफ स्टॉक के जो फार्म है, तो वो अजोला डकवीट का ट्रायल बेस पे छोटे छोटे फार्म बनाकर स्टार्ट जरूर लें। क्योंकि अगर आपके पास ये ग्रो कर जाता है पहली दफा, आप कैलकुलेशन के मुताबिक इसका ग्रो कर लेते हैं, तो मैं भी साला साल ये आपकी फीड की खपत में कमी के लिए ये आपके साथ एक नई फीड आपको फ्री में मिल जाए। ठीक है। बहुत सारे फार्मर हैं जिनके पास ग्रो बहुत अच्छे से करता है, फिर वो इसका मदर प्लांट बचा के रखते हैं और आगे 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 ग्रो करते हैं। तो यूनिवर्सिटियों ने इस पे बहुत सारी रिसर्च की है। सऊदी अरब में इसके बहुत सारे सेटअप में, इंडिया में तो वो इसका एक पूरी उन्होंने सरकारी सतह पर एक महकमा बनाया हुआ है, किसान नाम का। वो फार्मर को जाके गांव गांव में सिखाता है इसकी फार्मिंग कैसे करनी है, इसको यूज कैसे करना है, इसको ग्रो कैसे करना है। और फिलिपाइन में इसकी बहुत ज़्यादा फार्मिंग है, यानी कि बहुत सारे ममालिक में इसकी, चाइना में कह लें। तो आप भी इसको सीखें, ये इतना ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है, तो दूसरे ममालिक में और यूनिवर्सिटीज इस पे वर्क कर रही हैं। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, इल्म है, जो इसका तजर्बा है, वो हम आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे, वन बाय वन शेयर करेंगे। और लेकिन इसका आगाज़ ज़रूर कीजिए, कहीं से भी आपको मदर प्लांट मिलते हैं तो इसका आगाज़ ज़रूर कीजिए। ओके, नाइस। तो सर बहुत शुक्रिया, आप अपने हमारे इंटरव्यू में आए, अपना कीमती टाइम दिया आपने। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू विद मोहम्मद यासीन सर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू, किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।